हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है नागनेचा माइंड मार्वल्स एकेडमी में। तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और वो है प्रीवियस पेपर्स की। यानी हम जो प्रीवियस पेपर हुए हैं आरपीएससी के उनको सोल्व करेंगे। आरपीएससी के प्रीवियस पेपर, और जो सबसे पहले हम ले रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। और जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर हैं पीछे हुए हैं, इनकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट में इनको डाल दूंगा, ठीक है। और जो बाकी जीके वाले क्वेश्चन होंगे उनको एक अलग प्लेलिस्ट में डालूंगा। तो ये पेपर है आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन से ही हम 4 क्वेश्चन तैयार कर ले। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो मैटर मिलेगा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो दूसरी जगह मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। और ये आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आपको कंटेंट मिल जाएगा लेकिन वो मिलेगा आपको यूपीएससी के लिए, यूपीएससी और आरएस के लिए। तो उसमें क्या है कि लिखने वाला एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ क्वेश्चन अलग टाइप के पूछे जाते हैं और यहाँ पर अलग। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इन पेपरों में देखेंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक छोटा सा सब्जेक्ट है, तो इससे जो प्रश्न है बार बार रिपीट होते हैं। और आप अगर इन सारे पेपर्स को देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। थोड़ा सा, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आप आने वाले सभी इन पेपर्स को बड़े ध्यान से देखें। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पेपर। यह है हमारा पहला पेपर और ये हुआ था स्कूल लेक्चरर के लिए, ठीक है। स्कूल लेक्चरर के लिए जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं उनके लिए। और सब्जेक्ट था हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते थे उनके लिए ये पेपर हुआ था। और ये पेपर है आरपीएससी का ही, और इसकी एग्ज़ाम डेट दे रखी है 19/10/2022। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो स्कूल लेक्चरर के लिए पेपर होता है, इसमें जो फर्स्ट और जो सेकंड पेपर होता है वो एक साथ ही पूछा जाता है। एक ही पेपर होता है 150 क्वेश्चन का, या यहाँ पर दे रखे हैं 150 क्वेश्चन का एक ही पेपर होता है। और हमारा जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो इसके सम्मिलित जो क्वेश्चन है दोनों पेपर्स के, हमारे दोनों पेपर में आएंगे, वो इसी एक ही पेपर में है। तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा प्रथम बार निम्नलिखित में से किस देश के लोगों द्वारा दिया गया था। तो देखो, ये दिया गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये दिया गया था अमेरिका द्वारा। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। और ये दिया था 1765 में, 1765 में। 1765 में, यानी जब अमेरिका का जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उस समय। देखो, अमेरिका है वहाँ पर भी पहले ब्रिटिश का कब्जा था, ठीक है। ब्रिटिश जो हुकूमत है उसका कब्जा था, यानी अमेरिका भी भारत की तरह एक औपनिवेशिक देश था, और यानी इंग्लैंड का गुलाम था। तो वहाँ के लोगों पर जब टैक्स लगाया गया, ठीक है, टैक्स लगाया गया, तो उन्होंने नारा दिया। और नारा क्यों दिया? क्योंकि जो ब्रिटिश संसद है उसमें अमेरिका का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं था। तो इसलिए वहाँ एक जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला था उसका नाम था जेम्स ओटिस, यानी ये कोई आंदोलनकारी था जेम्स ओटिस। उसने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और इसका दूसरा रूप ये आता है कि दूसरी तरीके से ये जो नारा है, बिना प्रतिनिधित्व के करारोपण व अन्याय अत्याचार है, ठीक है, इस प्रकार से।
तो ये अब तो आप दोबारा आएगा तो ये आप इसको भूलोगे नहीं। और हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत सरकार के संघीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यानी देखो, बजट तैयार कौन करता है? बजट तैयार करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है। लेकिन जो हमारा वित्त मंत्रालय है वो भी अलग अलग विभागों में बंटा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि एक होता है मंत्रालय, और मंत्रालय बंटा होता है विभागों में, ठीक है। और फिर ऐसे ही ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और विभाग बंटे होते हैं स्कंद में, ठीक है, स्कंद। और स्कंद है, इसे विंग भी कहा जाता है। स्कंद बंटे होते हैं प्रभाग में, और प्रभाग बंटे होते हैं शाखा में, और शाखा बंटी होती है अनुभाग में, ठीक है। इस प्रकार इनका क्रम है चलता रहता है। यानी बहुत सारे अनुभाग मिलकर एक शाखा बनाएंगे, शाखाएं मिलकर प्रभाग बनाएगी, प्रभाग मिलकर स्कंद, और स्कंद मिलकर एक विभाग बनाएंगे, ठीक है। तो जो मंत्रालय होता है उसका जो राजनीतिक प्रमुख, तो उसका जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो होगा, और इसका जो विभाग का मुखिया है वो होता है सचिव। तो इस प्रकार ये बंटे होते हैं। तो मंत्रालय भी क्या है, विभागों में बंटा होता है। तो अभी वर्तमान में जो वित्त मंत्रालय है वो 5 भागों में बंटा है। वित्त मंत्रालय में क्या है, 5 विभाग है। तो उसमें से हमें पूछा है कि कौन सा विभाग है वो संघीय बजट तैयार करता है। तो हमारा उत्तर है, इसका उत्तर होगा आर्थिक मामलों का जो विभाग है। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ये तो वित्त मंत्रालय का भाग है ही नहीं। एक है व्यय विभाग, एक है राजस्व विभाग। इनके अलावा एक विनिवेश विभाग भी होता है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। यानी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको अगर बेचना है तो उसके लिए। और एक होता है वित्तीय सेवाएं विभाग। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आर्थिक मामलों का विभाग, इसको बजट को है तैयार करता है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति भारत के वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो ये क्वेश्चन है, यानी जो वित्त विभाग अपनी सिफारिशें देता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत वो संसद के दोनों समूह के जो दोनों सदन हैं उनके समक्ष रखवाते हैं राष्ट्रपति। तो इसका देखो 280 अनुच्छेद देखते हैं हम। 280 में तो क्या है, वित्त आयोग के बारे में, कि वित्त आयोग का जो गठन है उसके बारे में। और 281 एक बार देखते हैं। और 282 में देखो क्या होता है कि जो भी संघ या राज्य हैं जो उनका खुद का राजस्व होता है उससे जो व्यय करते हैं उसके बारे में है। और अनुच्छेद 83 है संचित निधि और आकस्मिक निधि, और एक होता है लोक लेखा। तो इनका जो इनमें जमा धन होता है तो उसकी रक्षा करना, अभिरक्षा, इसके बारे में प्रावधान है। तो हमारा उत्तर होगा इसका दो नंबर का ऑप्शन है वो, यानी अनुच्छेद 281 के तहत संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखवाते हैं जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं उनको। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये लेखक दे रखे हैं और पुस्तकें, तो पुस्तकें हमें लगभग याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे हेनरी फेयोल की पुस्तक है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, सही है, ये हेनरी फेयोल की बुक है। WF विलोबी की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। उसके बाद है चार्ल्स जीन बोनिन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। अगर ये आपने
जो हमारा बेसिक प्रीमिसेस का जो तीसरा वीडियो है, ठीक है, वो देखा है तो ये मैंने बताया भी है, चार्ल्स जू बिनोनेला ये पब्लिक। और फिर है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन का इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा ये है, ये बुक है वुडरो विल्सन की नहीं है, ये बुक है वो है एल.डी. वाइट की। ये बुक है एल.डी. वाइट की, ठीक है, एल.डी. वाइट। और ये लिखी थी उसने 1926 में, ठीक है, 1926 में इसका प्रकाशन हुआ। और जो लोक प्रशासन का हमने प्रथम चरण पढ़ा उसमें पढ़ा था ये इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बुक को माना जाता है कि ये लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक, ठीक है, लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी है, ये है। और ये लिखा था, ये लिखी थी एल.डी. वाइट ने। तो वुडरो विल्सन ने कौन सी लिखी थी, उसका जो लेखक उसका नाम था वो था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इनमें देखो बहुत से नाम है वो सेम सेम ही मिलेंगे, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये वुडरो विल्सन की बुक थी। और ये इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है एल.डी. वाइट की बुक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पांचवा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति ने भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की। तो इसमें है देखो लोकायुक्त और लोकपाल। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ें, ठीक है, तो जो लोकायुक्त की स्थापना है वो हो गई 1973 में, 1973 में। तो इसकी जो सिफारिश होगी तो वो होगी पहले की। और ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार है हमारा बाद का, ठीक है, यानी 2006 का। और जो के संतानम समिति और कोटारी समिति ये भी बाद की है। ये कोटारी समिति तो बाद की नहीं है, 1964 की, ठीक है। तो इसका जो इसकी जो ये स्तुति की है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, यानी इसकी जो सिफारिश है लोकायुक्त और लोकपाल की वो की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आप कमेंट में मुझे ये बताओगे कि ये जो संस्थान है, जो ये हमें 4 नाम दे रखे हैं, इनकी स्थापना कब हुई। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बनाया गया, और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, और ये के संतानम समिति और कोटारी समिति, ये कमेंट में बताओ। और इनके जो प्रथम और द्वितीय, इनके जो अध्यक्ष कौन थे वो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। नवलोक प्रशासन एवं मिनोब्रुक सम्मेलनों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर देखो आपको ये यहाँ पर स्पीड अगर धीमी लग रही है तो आप 1.5 की स्पीड में इसे देख लेना। तो इसका उत्तर देखो, पहला हमें स्टेटमेंट देखने है, प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में नवलोक प्रशासन का मार्ग प्रस्तुत किया। यानी प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन है वो 1968 में हुआ था। और उसने नवलोक प्रशासन यानी एनपीए का मार्ग प्रस्तुत किया था। ये देखो हमने ये भी पढ़ा है, जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट पढ़ा था उसमें, ठीक है। और उसके जो 5 उत्तरदायी तत्व थे वो भी बताए थे मैंने, उनमें भी क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन के आयोजन में, यानी प्रत्येक मिनोब्रुक सम्मेलन के आयोजन में 20-20 वर्ष का अंतर था। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। यानी जो प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में, दूसरा 1988 में, और तीसरा 2008 में 20-20 साल का अंतर था। और ये तीनों जो हुए हैं वो सितंबर माह में हुए हैं, ठीक है।
ये भी एक फैक्ट है। और ये तीनों जो अमेरिका की सिराक्यूज यूनिवर्सिटी है उसमें हुए थे। फिर तृतीय सम्मेलन में प्रोफेसर रोज मेरी ओलेरी के समन्वय में हुआ, यानी इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रोज मेरी ओलेरी ने। फिर द्वितीय सम्मेलन ने सामाजिक समता, निजीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी पर बल दिया। यानी देखो निजीकरण, ठीक है, निजीकरण 1991 में भारत में आई है, तो ये 1988 वालों में ही शुरू हो गया था। तो इसके जो चारों कथन है वो चारों सही है, ठीक है। और अब कल हमारी जो क्लास आएगी वो एनपीए और एनपीएम पर होगी, यानी इनके बारे में, इन सम्मेलनों के बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके जो चारों कथन है वो चारों कथन सही है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर है निम्नलिखित में से संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के अग्रणी प्रवर्तक विद्वान कौन कौन है। यानी जो शास्त्रीय विचारक पूछा है, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। लूथर गुलिक, उर्विक, हेनरी प्योल, जेडी मुन्ने, ठीक है, एक या दोनों। और फिर है चेस्टर बर्नार्ड तथा हर्बर्ट साइमन। यानी देखो ये चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन ये शास्त्रीय जो विचारक थे उनमें नहीं आते हैं। जो शास्त्रीय सिद्धांत यानी जो प्राचीन सिद्धांत दिए उनमें नहीं आते हैं। इन्होंने तो सिद्धांतों की आलोचना ही की थी, ठीक है। सिद्धांत देना दूर की बात, उनकी जो सिद्धांत दिए गए थे उनकी आलोचना की। और इनके कारण तो जो लोक प्रशासन है उसका भविष्य ही खतरे में आ गया था, ठीक है, चुनौतियों का काल। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा दूसरा, ये तीसरा, यानी गुल्लिक, उर्बिक, फेयोल और मुन्नेरेले, ये क्या थे, शास्त्रीय सिद्धांत देने वाले। तो फिर हमारा 8वां क्वेश्चन है, बजट क्रियान्विति की सही क्रमिकता व्यवस्थित कीजिए। ये दे रखा है वित्तीय संसाधनों का वितरण, ठीक है, संग्रहित संसाधनों की अभिरक्षा, सरकार की आय एवं व्यय का लेखांकन, वित्तीय संसाधनों का संग्रहण, लेखा परीक्षण एवं प्रतिवेदन। तो इनमें देखो हमें देखना है DDAB, यानी शुरुआत डी से हो सकती है क्या, वित्तीय संसाधनों का संग्रहण। तो ये हमारा सही हो सकता है, यानी एक या दूसरे में से हो सकता है। ए में दे रखा है, देखो तीसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन कैसे कट करने हैं हमें। तीसरा वित्तीय संसाधनों का वितरण, यानी ये तो नहीं होगा पहले तो, ठीक है, पहले ही वितरण कहाँ से करेंगे, ठीक है। बी संग्रहित संसाधनों की अभिरक्षा, तो इसके लिए अभिरक्षा यानी हमें रक्षा करनी है तो पहले संसाधन इकट्ठे होने चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। 3, 4 नहीं होगा, इसमें से होगा पहले या दूसरे में से। फिर है डी, देख लिया हमारा डी दोनों में है। फिर डी बाद में पहले में दे रखा है बी, यानी पहले हम करेंगे संग्रहण फिर करेंगे उसकी अभिरक्षा, ठीक है, संग्रहित संसाधनों की अभिरक्षा। फिर वितरण करेंगे। फिर सी दे रखा है कि सरकार की आय एवं व्यय का लेखांकन, ठीक है, वितरण करने के बाद में लेखांकन करना ही है। और फिर लेखा परीक्षण, यानी जो रिपोर्ट होती है वो, तो ये हमारा हो जाएगा पहला सही। और इसका दूसरा देखते हैं, देखो डी के बाद में ए, यानी संग्रहण कर लिया फिर वितरण, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर वितरण बाद में अभिरक्षा कैसे करेंगे, ए के बाद में, ये दूसरे ऑप्शन में देखो कि ए वितरण के बाद में अभिरक्षा कैसे होगी, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमें थोड़े ट्रिक से सॉल्व करने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, 9वां सरकार का आकार कम करना, ठीक है, संसाधनों में कटौती, प्रभावशीलता, मितव्ययता सहित कुशलता और ठेकाकरण, यानी जो कार्य है वो ठेके पर देना। निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं या लक्षण है। तो ये देखो ये लक्षण है, प्रथम हिंडनबर्ग के परिणाम नहीं है, इसके भी परिणाम नहीं है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक ये नहीं है,
नव लोक प्रबंधन के घटक है, यानी एनपीएम। एनपीएम में हुआ था ये। और एनपीए और एनपीएम यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इस पर वो है क्लास, डिटेल से वो आने वाली है, तो आप उसे ज़रूर देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चैनल आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, ये तो नहीं है, ये कोई साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के लिए था, तो इसमें साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन, कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, यानी इसे बोलते हैं केग, CAG। ठीक है, कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और ये पढ़ा था अस्पा। ठीक है, अस्पा के अधीन हुई थी। और फिर है, इसके अध्ययन के लिए फोर्ड फाउंडेशन इसका प्रमुख धनदात्री निकाय था, यानी इस के की स्थापना के लिए जो धन चाहिए था वो दिया फोर्ड ने। ठीक है, यह कथन भी हमारा सही है। फिर है रिग्स, यानी जो फ्रेडरिक्स पढ़ते हैं हम, फ्रेडरिक्स इसके प्रथम अध्यक्ष थे और 7 वर्ष तक रहे, यानी यह है, यह भी सही कथन है, रिग्स इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके उद्भव को तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रिंसटन अमेरिका में हुए सम्मेलन में देखा जा सकता है, यानी उद्भव कहाँ हुआ, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है उसके कारण। ठीक है, यानी जो केक का उद्भव है वही बात है, इसमें थोड़ी सी पूछी अलग तरीके से, बताई अलग तरीके से गई है। तो इसमें ये जो चारों कथन है वो चारों सही है, तो हमारा आंसर होगा इसका ये 4 नंबर। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण अपनाने के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दिया जाता है। ठीक है भाई, भारत ने उदारीकरण क्यों अपनाया। ठीक है, तो ये संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाता है। ठीक है, यानी देखो पहले तो ये समझ लेते हैं कि उदारीकरण आया कैसे। तो देखो 1991 में पढ़ा था हमने। 1991 में क्या हुआ कि जो भारत का आयात करने के लिए रुपए नहीं बचे। ठीक है, तो उसने लोन लिया IMF से। ठीक है, और IMF जब भी लोन देता है तो वो करता है वहाँ की जो सरकार है उसकी जो नीतियाँ हैं, जो आर्थिक नीतियाँ, उनकी समीक्षा करता है और वो रुपये देता है अपनी शर्तों पे कि आप ये सुधार करोगे तो आपको ये लोन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अभी पाकिस्तान भी IMF से लोन लेने के लिए जो है उसने भी बहुत कोशिशें की थी, तो उसने फिर पाकिस्तान को लोन दिया तो उसने भी अपनी शर्तें हैं वो लगाई थी। तो इसी प्रकार भारत पर शर्तें लगाई थी। ठीक है, तो उनका जो प्रभाव, वो जो शर्तें लगाई थी, ठीक है, वो पूछिए हमें, यानी वही तर्क हो गए उदारीकरण लाने के। ठीक है, 1 मिनट, ये पेन थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, तो ये तर्क पूछे हैं। ठीक है, तो ये संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाता है, यानी उदारीकरण है वो संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाता है। ये नए उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। ये भी सही है, क्योंकि बाहर की कंपनियां आएगी तो रोजगार में वृद्धि होगी। पहले बाहर की जो कंपनियां हैं उनको ज़्यादा छूट नहीं थी। विदेशी निवेश को प्राप्त करने का यह सरलतम मार्ग है। अब देखो कंपनियां बाहर की आएगी तो निवेश भी होगा। ठीक है, तो ये जो उपरोक्त सभी, यानी इसमें क्या होंगे, ये जो सभी तर्क है वो सभी सही तर्क है। फिर है तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया। यानी जो व्यवहारवादी उपागम आया था उसने किस पर बल दिया, प्रशासनिक संरचना पे।
ठीक है, ये गलत है, प्रशासनिक संरचना पे नहीं दिया। तो ये तो जो सिद्धांतों का श्रवण काल था उसके जो थिंकर थे उन्होंने। आर्थिक पुरस्कार ये भी नहीं, टेलर वगैरह आर्थिक पुरस्कार की बातें करेंगे। मानवीय तत्व, तो व्यवहारवादियों ने ध्यान दिया था मानवीय तत्व पर, यानी संगठन की सभी बातें कर रहे थे लेकिन जो मानव पर बात करने वाले थे जैसे एल्टन मेयो वगैरह, ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड वगैरह, तो इनका जो इन्होंने जो उपागम दिया उन उसको बोला जाता है व्यवहारवादी उपागम। और ये दिया था मानव को ध्यान में रख के, यानी जो संगठन में काम करते हैं उनको ध्यान में रखें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन के उद्देश्य की वकालत करता है? तो यह है F.W. टेलर, यानी इसने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये इसीलिए दिया था कि क्योंकि जो पहले की कंपनियां थी उनमें वो वैज्ञानिक तरीके से काम नहीं कर रही थी, अंगूठा का नियम चलता था। तो इसने अधिकतम उत्पादन के लिए इसकी अधिकतम उत्पादन की वकालत की, ठीक है, कि इससे कंपनी को भी फायदा होगा और मालिक को भी फायदा होगा, जो काम करेंगे कर्मचारी उनको भी फायदा होगा और जो उपभोक्ता है उसको भी फायदा होने वाला है। फिर है निम्नलिखित में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का कौन सा प्रतिवेदन ई गवर्नेंस के लिए समर्पित है? ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना। इससे 3-4 तरीके से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक तो सीधा पूछ लिया ई गवर्नेंस का तो देखो है 11वां, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है और वो ट्रिक है ई यानी 11, बस ये याद रख लेना। ये मैंने इसी तरह से इसको याद रखा था और ये बहुत बार फायदा कर ही जाता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड ARC यानी जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, यानी जो वीरप्पा मोइली थे इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया और इसने रिपोर्ट सौंपी थी 15, इसने 15 रिपोर्ट दी थी। एक तो वो रिपोर्ट, ठीक है, अब इसमें देखो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो वो 1 से 15 तक रिपोर्ट है जो उनके क्रमवाई पूछ लेते हैं कि कौन सी रिपोर्ट पहले दी और कौन सी बाद में आई थी। फिर बनता है एक ये, ठीक है, जैसे रिपोर्ट का नाम देके ई गवर्नेंस वाला पूछ लिया, ठीक है। जैसे ये है 11वीं रिपोर्ट, तो पहली रिपोर्ट का क्या नाम है, दूसरी रिपोर्ट का क्या नाम है, तीसरी का, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक बनता है रिपोर्ट के आगे उसकी जो थीम वगैरह है वो भी लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे विसर्ग का चिन्ह लगा के आपको वो भी देखनी है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रिपोर्ट है जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी, ठीक है। तो इसमें देखो जो पहली रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट यानी पहला प्रतिवेदन, दूसरा रिपोर्ट, ये इस प्रकार से 15 रिपोर्ट थी, ठीक है। पहली रिपोर्ट देखो सूचना का अधिकार, ठीक है। फिर ये विसर्ग लगा के दे रखा है कि उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी, ठीक है। तो क्वेश्चन एक तो ये रिपोर्ट के हिसाब से पहली रिपोर्ट कौन सी है, तीसरी रिपोर्ट कौन सी है, ठीक है। एक तो बनता है प्रश्न इस प्रकार से, और एक प्रश्न बनता है कि सूचना का अधिकार, ठीक है, इसके लिए कौन सी लाइन है। फिर ये दे देगा उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी, हकदारियाँ और अभिशासन एक मामला, निराशा से आशा की ओर। फिर इनमें से कोई एक और डाल देगा, जैसे ये 11वां की डाल देगा भविष्य की स्मार्ट राय, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है। और फिर एक जो डिटेल में क्वेश्चन बनेंगे कि जो पहली रिपोर्ट, ये हमारा ज़्यादा पूछेगा शासन वाली, यानी शासन में नैतिकता, इसमें जो सिफारिशें दी है, ठीक है, इनमें क्या है, सभी में सिफारिशें हैं। तो वो सिफारिशें पूछेगा कि कौन सी रिपोर्ट में थी, जैसे कोई सिफारिश का नाम दे देगा, ये सिफारिश किस रिपोर्ट में की गई,
ठीक है। तो हमारे लिए इसमें से 4-5 है, वही उसकी जो सिफारिशें हैं वो हमें वो भी पढ़नी है। तो इस प्रकार उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सेकंड एआरसी की रिपोर्टें हैं वो तो आपको याद रखनी ही है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक पर्सन राजनीतिक पर्सन नहीं होते हैं, ये कथन है वो किसका है? ठीक है, तो ये कथन है वुडरो विल्सन का। ठीक है, ये बेसिक प्रीमिसेस की क्लासें हो रही है इसमें, ये मैंने पीछे क्लासों में बता रखा है। फिर है लोक प्रशासन के एक विज्ञान के रूप में विकास के लिए तुलना की एक पूर्वापेक्षा के रूप में महत्ता का रेखांकन निम्नांकित में से किसने किया था? ये देखो, अगर हमें प्रश्न को समझना है, ये प्रश्न वैसे पूछा डिफिकल्ट लैंग्वेज में गया है, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं कि लोक प्रशासन, ठीक है, यानी लोक प्रशासन को अगर विज्ञान बनाना है तो हमें इसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हमें ये डायलॉग याद है, ठीक है, ये याद है कि ये कथन किसने दिया, तो हम इसका उत्तर वो कर सकते हैं सही। तो ये डायलॉग दिया था रॉबर्ट डायल ने। ठीक है, तो ये प्रश्न यही पूछ रहा है, यानी रॉबर्ट डायल ने कहा था कि अगर लोक प्रशासन को विज्ञान बनाना है तो हमें इसका तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। फिर 18वां क्वेश्चन, भारत के कौन से मंत्रालय के अधीन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्य करती है? ठीक है, तो यानी जो मसूरी में है हमारी ये आईएएस ट्रेनिंग, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जो आईएएस बनते हैं तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? वो होती है मसूरी में। ठीक है, और उस जहाँ पर वो ट्रेनिंग होती है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमिक। तो इसका पूछा हमें मंत्रालय, यानी ये कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ये कार्य करती है गृह मंत्रालय के, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो देखो, ये काम करती है कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन। यानी इसको देखो शॉर्टकट में बोला जाता है, ये यूपीएससी में बहुत फेमस है। जो भी आईएएस की तैयारी करते हैं उनका एक ही सपना होता है, लबासना जाना। ठीक है, LBSNAA। ठीक है, तैयारी मैंने भी की थी यूपीएससी की, लेकिन बेटा नहीं सौदा, और उसी के चक्कर में ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसमें सब्जेक्ट लेते हैं तो ऑप्शनल में मैंने चुना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे ही थोड़ा है ये बढ़िया हो गया सब्जेक्ट। तो लबासना काम करती है कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन। फिर 19वां क्वेश्चन है हमारा, ये किसने कहा कि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः लोक प्रशासन के पतन के कारण होगा? ठीक है, WB डोनम। तो ये डोनम का कथन है और ये कथन है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मैंने अगर आपको पहले ही बताया था पहली क्लास में कि स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट और बुक्स, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और आप 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन तो मान के चलो स्टेटमेंट के। जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के, और कम से कम 15 से 20 पुस्तकों के नाम। ठीक है, दोनों पेपर में मिला के। तो जो पीछे पूछे गए स्टेटमेंट है वो तो ज़रूर याद रखने, क्योंकि अगर वो दोबारा पूछ लिए और किसी ने अगर पेपर सॉल्यूशन देख लिया या पेपर सॉल्यूशन कर लिया है तो वो आपसे 2 कदम आगे होगा। ठीक है,
तो जो ये पेपर सॉल्यूशन चल रहा है इसको ध्यान से देख लेना, और अपना कोई खास मित्र हो तो उसे भी शेयर कर सकते हो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लोग ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है। फिर आया हमारा 20वां क्वेश्चन। इसमें कथन और कारण दे रखा है, ठीक है। कथन और कारण, संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता, यानी संगठन में क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन तो जरूरी है, बिना कम्युनिकेशन के कोई संगठन होगा ही नहीं, ठीक है। फिर इसका कारण बताया, संचार की प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी, अधोगामी तथा पार्श्विक होती है, ठीक है। अब देखो कथन तो दे रखा है, संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता, और कारण में बताया है प्रक्रिया जो संचार की, ठीक है। ये तो इसका कोई कारण हुआ नहीं, ये तो जो संचार के प्रकार है वो हैं ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, पार्श्विक, ठीक है। और तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये तो हो गया गलत, ठीक है, यानी ये हमारा नहीं होगा। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये सही हो सकता है। ए सही है किंतु आर गलत है, गलत तो आर भी नहीं है, और ठीक है, और ए गलत है, ए भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे, और हमारा सही उत्तर होगा 2 नंबर। देखो ऐसे प्रश्नों को दोबारा ध्यान से देख लिया करो, तीसरे ऑप्शन को, तीसरे चौथे को भी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभागीय संगठन की एक विशेषता नहीं है, यानी विभागीय संगठन की एक विशेषता पूछी है। विभाग बता दिया मैंने आपको कि मंत्रालय के अधीन विभाग होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषताएं पूछी है। तो ये केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय का उपभाग होता है, यानी मंत्रालय के अधीन होता है, उसी का भाग है एक मंत्रालय कई विभागों में बंटा होता है, ठीक है। और कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें एक भी विभाग नहीं है, और कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें बहुत 5-6 विभाग है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, ये राजकोष से वार्षिक विनियोग से वित्त प्राप्त करता है, ठीक है। सभी विभागों के लिए वित्त मंत्रालय बजट बनाता है, ये भी बात सही है। फिर है, ये राज्य की संप्रभु सुरक्षा का उपयोग करता है। इट्स एंजॉय सोवरेन इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट, यानी यहाँ पर जो कर्मचारी काम करेंगे उनको मिली होगी सुरक्षा, ठीक है, संप्रभु सुरक्षा, यानी उनको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। तो यही बात है। और या आपको अगर थोड़ी यह गलत लग रही है तो ये चौथी बात देख लो एक बार, ये अपने कर्मचारी स्वयं भर्ती करता है, ये देखो बात, यानी जो विभाग होगा ये अपने कर्मचारियों की भर्ती है वो स्वयं करता है, ये बात सही है क्या? ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके सोचो कि इन दोनों में से सही बात कौन सी है। तो देखो जो है कर्मचारी की भर्ती स्वयं नहीं करता है, ठीक है, जो भी विभाग होगा, विभाग में कौन होंगे, ये सचिव वगैरह, ठीक है। तो इनकी जो भर्ती होती है या इनके जो इसमें जो कर्मचारी होंगे विभाग में काम करने वाले कर्मचारी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक तो अधिकारी, एक अधीनस्थ। तो इनकी भर्ती प्रक्रिया है वो दूसरे डिपार्टमेंट करते हैं, यूपीएससी करती है, ठीक है, एसएससी वगैरह। तो ये जो भर्ती संगठन बने हुए हैं इनकी भर्ती करते हैं ये जो ऑर्गेनाइज यूपीएससी वगैरह है, एसएससी वगैरह, और जो और भी जो एजेंसी हैं वो। तो इसमें ये कथन गलत कौन सा हो गया, हमें पूछा था विशेषता नहीं है, तो विभाग की ये विशेषता नहीं है, यानी ये अपनी भर्ती स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4। फिर किस चिंतक ने कहा कि प्रत्यायोजन एक भ्रम है? प्रत्यायोजन एक भ्रम है। प्रत्यायोजन क्या होता है कि जो अपना काम है, किसी अधिकारी जो अपना काम है वो काम है नीचे के अधिकारी को सौंप देगा, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं प्रत्यायोजन। तो प्रत्यायोजन एक भ्रम है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है मैरी पोर्कर फोलेट का, ठीक है।
फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद प्रथम अपील की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 30 दिन, यानी प्रथम अपील है वो 30 दिन बाद की जा सकती है। फिर है पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिन्ड पुस्तक किसने लिखी? ये देखो पुस्तक का दोबारा प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो हमें पुस्तक बतानी है कि पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिन, तो ये पुस्तक लिखी है वाई ड्रोअर ने। ठीक है, इसका आंसर होगा वाई ड्रोवर। ठीक है, अब पीटर डरकर, देखो पीटर डरकर की, अब इसमें ये इस प्रकार आ गया तो हमें पीटर डरकर, एल्टन मेयो और मैकग्रेगर, ठीक है, डगलस मैकग्रेगर, इनकी भी बुकें देख लेनी चाहिए। तो पीटर डरकर है, उसकी पुस्तक का नाम है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, यानी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और एल्टन मेयो की तो बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है, लेकिन 3-4 बुकें ऐसी है जो आपको बहुत ही इजी तरीके से याद रखेगी और उनमें से ही एक क्वेश्चन अलग टाइप से बन सकता है। तो एल्टन मेयो की देखो, एक तो याद रखना, आप 3 नाम याद रखना इसमें एल्टन मेयो के लिए, द ह्यूमन, ठीक है, द ह्यूमन, फिर याद रखना सोशल, और एक नाम याद रखना द पॉलिटिकल। ठीक है, और 1-2 और ये इसी क्रम में याद रखना, द ह्यूमन, सोशल, द पॉलिटिकल। अब इनके आगे एक वर्ड याद रख लेना, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ठीक है, अब मैं देखो इन तीनों के आगे का बता देता हूँ, लिख देता हूँ, प्रॉब्लम्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। देखो, अब देखो, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ठीक है, ये 3 किताबें हैं इसकी। ठीक है, द ह्यूमन, सोशल, द पॉलिटिकल, इनके आगे ये नाम याद रख लेकिन ना, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये मेयो की बुक्स है और इनका आप इसी क्रम से याद रखना, क्योंकि बहुत बार कुछ पुस्तकें देकर उनका भी क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सी पुस्तक आई, बाद में कौन सी आई। ठीक है, क्रम वाइज उसे सेट करना, तो ये प्रश्न भी बनता है और हमारे सामने भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने, और एक मैकग्रेगर की और पुस्तक देख लो, मैकग्रेगर की पुस्तक का नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज, और ये लिखी थी उसने 1960 में। एक मिनट देखो, मैं इसे मिटा देता हूँ, और यहाँ पर आप जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप स्पीड को डबल कर लिया करो या टैप करके आगे भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैकग्रेगर की बुक का नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज। द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। ठीक है, और ये लिखी थी इसने 1960 में, और इसके आगे और पढ़ेंगे हम क्लास में, इसको जो आने वाली नए क्लासें हैं उनमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये इनका नाम आता है जो मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन के नाम में, यानी मोटिवेशन के जो सिद्धांत दिए थे अभिप्रेरणा, उसमें
ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने का एक फ़ायदा होगा कि आपको किसी दूसरे से मोटिवेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई मोटिवेशन पर बात करेगा तो भी आप उसे समझा सकते हो कि देखो मैं बताता हूँ कि मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है, फिर है हमारा 25वां क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में दी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। 55, अनुच्छेद 55 है। 55 में क्या है, ठीक है, 55, 56, 58 ये अनुच्छेद भी याद रखने हैं। ठीक है, और ये होते हैं सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जो सिंपल होते हैं, सरल प्रश्न होते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर सरल प्रश्न गलत हो गए तो हम वहीं पर मात खा जाएंगे। तो अनुच्छेद 55 में तो देखो निर्वाचन की रीति है। ठीक है, निर्वाचन की रीति। और 56 में दे रखी होती है पदावधि। ठीक है, और 57 है नहीं यहाँ पर, लेकिन 57 में होता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी वो दोबारा कितनी बार बन सकता है। जैसे अमेरिका में 2 बार ही है, ठीक है, लेकिन भारत में 2 बार से ज़्यादा भी बन सकता है। और आप कमेंट में नाम बताना उन राष्ट्रपतियों के जो 2 बार से अधिक, भारत में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और साथ में उपराष्ट्रपति भी बता देना कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, फिर 59 में, ये 58 में इनकी हो जाती है अर्हताएँ यानी योग्यताएँ, और 59 में शर्तें आ जाती है, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। फिर है 26वां क्वेश्चन संगठन। संगठन प्रत्येक मानव संगठन का वह रूप है जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनता है। यह कथन किसका है। ये देखो एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दिया था एल.डी. वाइट ने। ठीक है, इसमें ये बताना आपको ये कथन एल.डी. वाइट का है या फिर हेनरी फेयोल का है, जे.डी. मुने, रेले, लूथर गुलिक और एल. उर्बिक। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है जे.डी. मुने और रेले का, यानी इन्होंने संगठन को सामान्य उद्देश्यों के लिए बताया। ठीक है, और कि मनुष्य अपने साझा उद्देश्यों के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, संगठन है। ये जे.डी. मुने की परिभाषा है। ठीक है, और एल.डी. वाइट, देखो एल.डी. वाइट ने संगठन की परिभाषा दी थी कि निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने, यानी उनको सरल बनाने के लिए, यानी किसी निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना तो उसको सरल बनाने के लिए कार्यों का और उत्तरदायित्वों का विभाजन ही संगठन है। ठीक है, इनमें हमें कीवर्ड याद रखने होते हैं, कार्य और उत्तरदायित्व का विभाजन। कार्य उत्तरदायित्व का विभाजन ही क्या है, संगठन है, यानी विभाजन ही। तो इस प्रकार की अगर परिभाषा दे रखी हो, यानी निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनको सरल बनाने के लिए कार्यों और उत्तरदायित्वों का विभाजन ही संगठन है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है एल.डी. वाइट की। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था फ्रांस की स्थानीय शासन की इकाई नहीं है। ये देखो तुलनात्मक लोक प्रशासन पढ़ेंगे तो हमें हमारा फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, इनसे तुलना करके पढ़नी पड़ेगी, और इनकी तुलना करेंगे भारत से। ठीक है, तो इन चारों देशों की हमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखनी है। तो इसमें जो फ्रांस की स्थानीय शासन की इकाई का पूछा है, जैसे देखो भारत में भी स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है, शहरों के लिए अलग है। ठीक है, और गांवों के लिए अलग है।
इसके तीन तीन स्तर बनाए गए हैं शहरों में जैसे सबसे बड़ा हो गया नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ऐसे गांवों के लिए जिला परिषद है, ठीक है, पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत। तो उस प्रकार से पूछा है ये कि कौन सी इकाई नहीं है। तो देखो रीजन, ठीक है, डिपार्टमेंट, प्रीफेक्ट और कम्यून। तो इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें से है प्रीफेक्ट। प्रीफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके देखो मैं बता देता हूँ प्रीफेक्ट क्या होता है। तो प्रीफेक्ट ये जो हमारा जैसे लोक सेवक होते हैं, ठीक है, उन्हीं क्या उसी की तरह होता है प्रीफेक्ट। यानी ये होता है जो लोक सेवा का अधिकारी, ठीक है, यानी कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है ये प्रीफेक्ट। तो जैसे हमारे समझ लो ये पूछे डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर रीजन होता है और कम्यून होता है। तो फ्रांस में सबसे पुरानी जो ये प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, उसमें पहले होते थे 1789 से, ये पढ़ा है 1789, इसमें फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके पहले जो अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था इंटेंडेंट्स, ठीक है, इंटेंडेंट्स। और 1789 के बाद में इनका ही नाम चेंज कर दिया प्रीफेक्ट, ठीक है। और ये इंटेंडेंट्स क्या थे? ये थे प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर अभी प्रशासनिक अधिकारी होता है जैसे जिला में जिला कलेक्टर, ठीक है। तो जिला कलेक्टर का पद पहले भी था भारत में प्राचीन समय में, लेकिन उसका नाम अलग था, मुगल काल में अलग था नाम उसका, ठीक है। जैसे जिले को सरकार कहते थे जिला को, और उसका जो अधिकारी है उसे आमेल वगैरह। और उसी प्रकार थोड़ा पीछे जाएंगे तो विषयपति ठीक है, जो जिलाधिकारी था उसका नाम था विषयपति। तो इस प्रकार पहले इंटेंडेंट्स कहा जाता था, फिर उसका नाम हो गया प्रीफेक्ट। तो ये प्रीफेक्ट क्या है? स्थानीय शासन की इकाई नहीं है। जो इकाई है, इकाई होती है डिपार्टमेंट, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है उसे बोलते हैं प्रीफेक्ट। जैसे हमारे यहाँ समझ लो पंचायत समिति है, तो पंचायत समिति तो हो गई स्थानीय शासन की इकाई, लेकिन जो पंचायत समिति का अधिकारी है, ठीक है, हमारे यहाँ दो अधिकारी होते हैं, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। तो पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी तो होगा बीडीओ, ठीक है। पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ और राजनीतिक अधिकारी प्रधान, ठीक है। तो ये बीडीओ और ये जो प्रधान है उसी टाइप का ये पद है प्रीफेक्ट, ठीक है। वैसे इसकी तुलना की जाती है हमारे जिला कलेक्टर से, लेकिन ये समझने के लिए बताया हूँ कि डिपार्टमेंट तो हो गया समझ लो पंचायत समिति, और डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है वो है प्रीफेक्ट। तो ये एक वहाँ का अधिकारी है, स्थानीय शासन की इकाई नहीं है। यानी हमारे जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद होते हैं उस तरह से नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया प्रीफेक्ट। फिर चलते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन का कौन सा विद्वान लोक सेवकों की राजनीतिक तटस्थता का समर्थन करता है। यानी जो लोक सेवक होते हैं उनको राजनीतिक रूप से तटस्थ होने चाहिए, उनको किसी भी सरकार की आलोचना वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और नहीं उनका पब्लिक में समर्थन, यानी पब्लिकली कुछ बोलना चाहिए। तो ये कहा था वुडरो विल्सन ने, ठीक है। ये हमारे जो नैतिकता वाला टॉपिक होगा एथिक्स, उसमें आएगा ये। फिर है भर्ती पर गठित कोठारी समिति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए के लिए सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए। तो कोठारी समिति ने तो ये सिफारिश की थी, ठीक है।
इस समिति का गठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय 1976 द्वारा किया गया था। हमें देखो पूछा क्या है, पूछा है सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है हमें। और कोठारी समिति के बारे में, इसका गठन, समिति का गठन 1976, तो देखो यही गलत है। ठीक है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो गठन है वो 1976 में नहीं, इसका गठन हुआ था 1964 में। ठीक है, कोठारी समिति का। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी। और ये बनाई गई थी जो शिक्षा में सुधार के लिए है, उस पर शिक्षा पर इसको रिपोर्ट देनी थी। फिर है हमारा 30वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय, यह है नीति आयोग की स्थापना पूछी है, तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। एक देखो टाइम हो गया है, लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है हमारी, लेकिन क्वेश्चन हुई है 30। तो इसमें इसको यहीं रोकें या 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर मैंने सोचा तो ये था कि ये 1 घंटे में मैं इसमें 150 क्वेश्चन है तो वो सोल्व करा दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया इतना। तो ये 31वां क्वेश्चन है, देखो, निर्णय से तात्पर्य तथ्यों एवं मूल्य तत्वों का उचित तार्किक संयोजन होता है। यानी निर्णय से तात्पर्य तथ्य एवं मूल्य तत्वों का उचित तार्किक संयोजन होता है। यह वक्तव्य निम्नलिखित में से किसने दिया? ठीक है, तो ये एक याद बात रखो, हम निर्णय, अगर थोड़ा हम सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें दे रखा है डिसीजन मेकिंग, और उसके आगे लिख रखा है हर्बर्ट साइमन। तो निर्णय का अगर कथन कोई पूछ रहा है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। हर्बर्ट साइमन देखो ऑप्शन में है, तो हमारा हर्बर्ट साइमन ही होगा। ठीक है, ये अगर हम सिलेबस को ध्यान से याद रखेंगे तो आधे क्वेश्चन है वो सिलेबस सीधा याद सही करवा देगा हमारा। ठीक है, फिर है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक रूप है। यानी ध्यानाकर्षण पर जो प्रस्ताव आता है, ये लोकसभा हो चाहे संसद में या विधानसभा में, तो उसका एक रूप है। नहीं, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक रूप है, यानी ये रूप किसका है? ठीक है, तो है विधायी नियंत्रण का, कार्यपालिका नियंत्रण का, या फिर न्यायिक नियंत्रण का, या है लोक नियंत्रण का। तो ये देखो, ये आता है विधायी नियंत्रण का रूप है। यानी कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका 2 प्रकार की, ठीक है, राजनीतिक और एक होती है प्रशासनिक। तो ये जो राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद पर कंट्रोल रखने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। और किसके द्वारा लाया जाता है? संसद। तो संसद में अब क्या होता है, पार्टी सिस्टम। तो जो विपक्ष के पार्टी वाले होते हैं वो मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो ये विधायी नियंत्रण का एक रूप है। ठीक है, कार्यपालिका पर, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण लाने के लिए, और नियंत्रण करती कौन है? तो विधायी नियंत्रण है। यानी या तो संसद करेगी या राज्य में है तो विधानसभा, तो विधायी नियंत्रण का रूप है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमता, नहीं ये तो कोई साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये नहीं देखेंगे। फिर 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो सम्मिलित है या नहीं है, ठीक है, ये नई जो शब्द आ रखे हैं उनको ध्यान से देख लिया करो। तो राजनीति के चरण से सीधा प्रश्न पूछा है, इवैल्यूएशन से, जो बेसिक प्रीमिसेस है। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का युग 1887 से 1926 सही है। फिर है प्रशासनिक सिद्धांतों का युग 1927 से
1937 ये भी सही है। फिर पढ़ा हमें स्वरूप का संकट अवस्था, ये था हमारा चौथा चरण और ये पहला या दूसरा चरण। फिर ये चौथे में दे रखा है चुनौतियों का युग, ठीक है, इरा ऑफ चैलेंज, ठीक है। तो ये 1971, ये 1971 से नहीं था, ये था हमारा 1938 से 1947 तक, ठीक है, 1938 से 47 के मध्य। तो ये सही नहीं है, तो हमारा उत्तर सही होगा 4, यानी जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, वो सही नहीं है, बाकी सभी सही है। फिर है निम्नलिखित में से राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 का अध्यक्ष कौन था? श्री हीरालाल देवपुरा, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री जी के बन्नौत, श्री शिवचरण माथुर। देखो राजस्थान में जैसे प्रथम पढ़ते हैं हम, वहाँ पर सेंटर में फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, वो आपको कमेंट में लिखने का कहा था, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो सेंटर में फर्स्ट एआरसी हुई उसका अध्यक्ष तो बनाया गया था मोरारजी देसाई को, ठीक है। अब आप बता देना वो सेकंड एआरसी कब बनाई गई और ये सेंटर वाली, और सेकंड एआरसी का गठन कब किया गया। और जो सेकंड एआरसी थी उसका जो अध्यक्ष थे वे थे वीरप्पा मोइली, ठीक है। वीरप्पा मोइली ये कर्नाटक के सीएम रह चुके थे पहले। और इसी तरह राजस्थान में भी 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बने थे। तो पहले का तो नाम आता है कि एक मिनट, तो पहले का तो नाम आता है कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका अध्यक्ष पूछा है तो 2 बने हैं। देखो एक तो पहले का तो नाम आ जाता है हमारे यहाँ पर कि प्रशासनिक सुधार समिति, ठीक है, ये सेम ही है प्रशासनिक सुधार समिति, ठीक है। और दूसरे का नाम आता है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इन दोनों का अध्यक्ष देखो माथुर, अगर माथुर आए, ठीक है, अगर इसमें एक ऑप्शन और माथुर का दे रखा होता तो कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसमें एक ही नाम दे रखा है तो शिवचरण माथुर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, शिवचरण माथुर। जो पहली प्रशासनिक सुधार समिति ये इसमें देखो थोड़ा, प्रशासनिक सुधार समिति ये बनी थी 1963 में, ठीक है, 1963 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी थे माथुर, ठीक है, लेकिन उनका नाम था हरिश्चंद्र माथुर, हरिश्चंद्र माथुर, ठीक है। और दूसरी थी उसका जो है उनका है शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर, ठीक है। तो देखो राजस्थान की पहली का एच याद रख लेना और सेकंड का एम, यानी अभी आप ये याद रख लो कि पहले एच आता है, ठीक है, और एच के बाद में आता है एम। तो पहले का तो वो होगा हरिश्चंद्र माथुर और दूसरी का होगा शिवचरण माथुर। अब की बार देखो इस प्रश्न यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, आरपीएससी कैसे प्रश्न बनाती है। तो ये प्रश्न दोबारा आ सकता है, और ये प्रश्न दोबारा आएगा तो कैसे आएगा कि ये जो 1999 दे रखा है यहाँ पर यही पूछ लेगा, ठीक है। आरपीएससी का ये ट्रेंड है, बहुत सारे एग्ज़ाम देखे हैं मैंने, एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है उनमें इसी प्रकार से वो प्रश्न पूछती है। अब की बार देखो ये 1999 दे रखा है, यहाँ पर पूछ लेगा राजस्थान का प्रशासनिक सुधार आयोग, जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है वो कब बना, ठीक है। तो 1999 और पहला वाला 1963 में। हम क्वेश्चन करेंगे 40 तक ही आज।
तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान निम्नांकित किया गया है? ठीक है, यानी ग्राम सभा का गठन है उसका प्रावधान पूछा है। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 बी। ठीक है, तो बी में तो नहीं होगा, बी में तो आता है पंचायत के बारे में, यानी जो 243, देखो 243 में तो दे रखी है परिभाषाएं। ठीक है, और 243 ए, ठीक है, ए में आती है ग्राम सभा। ठीक है, और बी में आती है पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, फिर डी में आता है आरक्षण, और फिर है ए, तो ए में आती है पंचायतों की अवधि, और एम में आता है कि जो 243 वाला है, ये जो 73वां संविधान वो संशोधन वो कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, यानी जो आदिवासी इलाके हैं तो उनके लिए अलग कानून बना है। ठीक है, वहाँ पर वो लागू नहीं होगा, तो ये बात आती है एम में। तो इसमें तो कोई चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, 1 मिनट, तो ये पर्सन में देखो दोबारा देखूंगा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या होगा, इसे एक बार छोड़ देते हैं। फिर है, भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अब देखो वही चीज़ आ गई जो मैंने पहले बताई थी आपको। ठीक है, तो प्रतिवेदन और प्रतिवेदन का शीर्षक मानव संपदा का व्यापक विस्तार। ठीक है, हकदारियां और अभिशासन एक मामला अध्ययन, नागरिक केंद्रित प्रशासन, अभिशासन का हृदय, शासन में नैतिकता, निराशा से आशा की ओर। फिर है कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता, नई ऊंचाइयों का मापन। तो इसमें होगा देखो, शासन में नैतिकता, निराशा से आशा की ओर, ये नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें सही नहीं है। अब निराशा से आशा की ओर देखो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। इसमें देखते हैं हम, ये रहा निराशा से तीसरा प्रतिवेदन। देखो यहाँ इसमें ये होगा नहीं। ठीक है, पेन नहीं चलेगा। तो तीसरा प्रतिवेदन संकट प्रबंधन, निराशा से आशा की ओर। ठीक है, तो ये हमारा जो गलत है वो है, शासन में नैतिकता पर नहीं है, ये संकट प्रबंधन पर है। फिर है 38वां क्वेश्चन हमारा, भारत में लोक सेवा दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम बार मनाया गया था? यानी पहली बार लोक सेवा दिवस। अब देखो लोक सेवा दिवस क्या होता है, यानी जो लोक सेवक होते हैं। ठीक है, लोक सेवकों में आते हैं जो IAS अधिकारी वगैरह हैं। ठीक है, ये और जो सचिव वगैरह हैं, इन सभी को माना जाता है लोक सेवक। तो इनकी याद में भी एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार मनाया गया था ये 2006 में। ठीक है, अब 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, इसको IAS का जनक इनको ही माना जाता है। ठीक है, पहले इनको ICS बोला जाता था। ठीक है, फिर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया IAS। तो ये जो लोक सेवाओं का पिता है आधुनिक रूप में, यह माना जाता है सरदार पटेल को। तो इन्होंने 21 अप्रैल के दिन
ठीक है, 1947 में 21 अप्रैल 1947 को जो ट्रेनिंग लेने वाले लोक सेवक होते हैं, ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इनकी ट्रेनिंग, ठीक है, जो आईएएस सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, आईएएस सिलेक्टेड इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है लबासना में, यानी जो मसूरी वाला पढ़ा था हमने वहाँ पर। तो इनकी जो पहले ट्रेनिंग होती थी वो होती थी दिल्ली में ही। तो दिल्ली में इनको संबोधित किया, जो ठीक है अभी भी करते हैं मोदी वगैरह, जो हमारे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, तो उनको संबोधित करते हैं जब उनका जो ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। तो ये 1947 में किया था, तो इसकी याद में ये मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। और ये पहली बार, बस हमारा प्रश्न है कि पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया था 2006 में। फिर 39वां क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक संगठन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किए गए व्यवस्थित प्रयोगों का परिणाम है। यानी संगठन में देखो, संगठन दो प्रकार के, औपचारिक अनौपचारिक। बाकी सभी ने औपचारिक के बारे में लिखा, लेकिन एल्टन मेयो और इसके जो साथी थे इसने लिखा अनौपचारिक के बारे में। तो इन्होंने जो एल्टन मेयो और उसके साथियों ने जो प्रयोग किए, ठीक है, तो अनौपचारिक संगठनों पर, यानी अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक जो संगठन होता है वो तो होता है औपचारिक संगठन, लेकिन उसमें भी एक संगठन और बन जाता है अनौपचारिक, जिनमें आपस में ज़्यादा बनती हो, ठीक है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। इस क्लास को ये देखो बहुत ज़्यादा हो गई है, 1 घंटे 10-15 मिनट की हो गई लगभग। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 और 41। प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी तहसील प्रशासन पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, ये अपेक्षित होता है। यानी तहसील प्रशासन का जो पर्यवेक्षण, तहसील प्रशासन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कौन करेगा, तो वो करेगा हमारा एसडीएम, ठीक है। तो एसडीएम को ही बोला जाता है एसडीओ, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल अधिकारी। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर सही। और फिर ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 41वां, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस प्रथम बार कब मनाया गया। तो पंचायती राज प्रथम बार मनाया गया 2010 में। ये देखो प्रथम बार वाले 2, और 24 अप्रैल को ही ये पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। जैसे 2 अक्टूबर को लागू की थी वो व्यवस्था तो 1959 में, लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज के बारे में है, तो वो लागू हुआ था 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल से लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो ये क्लास यहीं पर रोकते हैं। और अभी तक आपने अगर वीडियो को देखो सब्सक्राइब नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में जो कमी रहती है और वो बताइए कि ताकि आगे सुधार किया जा सके। और चैनल को दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।